आमतौर पर ना कानून बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मतलब अगर कोई नियम तोड़ा गया है तो उसकी सजा तय है। सही बात है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि भारत जैसे देश में एक नागरिक सिर्फ एक राज्य की सीमा पार करते ही महज भूगोल बदलने की वजह से बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन सकता है, तो ये मतलब पहली नजर में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है ना। बिल्कुल, ये कोई गणित के फॉर्मूले की तरह काम नहीं करता। राइट। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र हमारी यही कानूनी पहेली है। आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के जटिल ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का नाम दिया गया है। हमारे पास आज यूपीएससी के विस्तृत नोट्स हैं, कुछ कानूनी लेख हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के सारांश भी हैं। मतलब एक ऐसी बहस है जहां पहचान, भाषा और जनसांख्यिकी आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन भी है। अक्सर ये जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द है ना, ये राजनीतिक बहसों के शोर में इतना उलझ जाता है कि इसका असली संवैधानिक अर्थ कहीं पीछे ही छूट जाता है। हाँ, बिल्कुल छूट जाता है। तो संविधान कैसे एक व्यक्ति या समूह की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है, और जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अधिकार आपस में टकराते हैं तो न्यायपालिका इसे कैसे संतुलित करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस चर्चा को जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। ये अनुच्छेद कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब अक्सर यह मान लिया जाता है कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए एक ढाल है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन अगर हम संविधान के मूल पाठ पर गौर करें ना, तो कहानी कुछ और ही है। अच्छा? हाँ, अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यक शब्द का तो जिक्र तक नहीं है। वहां जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो है नागरिकों का कोई भी वर्ग। जब संविधान सभा में इस पर बहस हो रही थी तो ये बहुत सोच समझ के तय किया गया था कि सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार केवल संख्या के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब ये तो एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी की तरह हो गया जहां केवल बेस्ट सेलर्स ही नहीं रखे जाते। बिल्कुल सही उपमा है। बल्कि हर एक दुर्लभ किताब यानी अल्पसंख्यक संस्कृति को भी संरक्षित रखने का पूरा हक है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। हमेशा कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, तो क्या बहुसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति नहीं बचा सकता? मतलब अगर कोई बहुसंख्यक आबादी अपनी किसी प्राचीन लिपि को संरक्षित करना चाहे तो क्या वो भी अनुच्छेद 29(1) का सहारा ले सकते हैं? तकनीकी और कानूनी रूप से हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। न्यायालयों ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग में बहुसंख्यक भी शामिल हैं। अरे भाई, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ, क्योंकि ये प्रावधान किसी संस्कृति को इसलिए संरक्षित नहीं करता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो विशिष्ट है, अलग है। विशिष्टता जरूरी है। जी, अगर किसी भी भाषा या संस्कृति के लुप्त होने का खतरा है तो ये अनुच्छेद उसे बचाने का संवैधानिक आधार देता है। मतलब ये किसी विशेष धर्म या समूह का कोई वीआईपी पास नहीं है, बल्कि भारत की बहुलवादी संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत ही व्यापक टूल है। लेकिन इसी अनुच्छेद का जो दूसरा हिस्सा है यानी अनुच्छेद 29(2), वो एक अलग तरह की शर्त लगाता है। वो कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य के निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के समय केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। राइट। तो यहाँ एक वैचारिक टकराव नजर आता है मुझे। एक तरफ कोई समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए एक संस्थान बनाता है, और दूसरी तरफ अगर वो राज्य से एक भी रुपया लेता है तो वो किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। और ये टकराव ही तो संवैधानिक संतुलन की असली परीक्षा है। मैं समझाती हूँ। अगर कोई संस्था पूरी तरह से निजी पैसों से चल रही है, अपने फंड से, तो उनके पास अपने नियमों को तय करने की आजादी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही करदाताओं का पैसा यानी राज्य की निधि किसी संस्था में आती है तो फिर संविधान का धर्मनिरपेक्ष और समानता का जो ढांचा है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब आप सरकारी पैसे से भेदभाव नहीं कर सकते। बिल्कुल, राज्य के पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि अनुच्छेद 29(1) का सांस्कृतिक अधिकार और अनुच्छेद 29(2) का समानता का अधिकार, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। सही बात है। और अगर सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो सिर्फ ये कह देना काफी तो है नहीं कि भाई आप अपनी संस्कृति बचा सकते हैं।
संस्कृति कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हमने तिजोरी में बंद करके रख दिया। हाँ, तिजोरी में तो नहीं रख सकते। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा ही है। अगर कोई समुदाय अपने स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सकता तो उनकी भाषा या लिपि तो एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाएगी ना। और यहीं पर अनुच्छेद 30 की भूमिका शुरू होती है, जो इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली और विवादित हिस्सा भी है। अनुच्छेद 30(1) सीधे तौर पर यह अधिकार देता है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 29 के उलट यहाँ स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, ये अधिकार बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से उन समूहों के लिए तैयार किया गया है जो संख्या में कम हैं, ताकि उनकी आवाज बहुसंख्यक संस्कृति के प्रभाव में कहीं दब ना जाए। और यहाँ एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो मैं जोड़ना चाहूंगा। जब भारत में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाया गया था ना, तो अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर एक बड़ा डर पैदा हो गया था। हाँ, संपत्ति अधिग्रहण को लेकर। राइट, मतलब अगर राज्य किसी भी अल्पसंख्यक स्कूल या कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण कर ले तो उनका तो पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। और उसी डर को दूर करने के लिए अनुच्छेद 30(a) जोड़ा गया था। ये एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल है उनके लिए। वो कैसे काम करती है? ये प्रावधान राज्य को ये निर्देश देता है कि अगर वो किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे ऐसा मुआवजा देना होगा जिससे उनका संस्थान स्थापित करने और चलाने का जो मूल अधिकार है वो कमजोर ना हो। अच्छा, मतलब बाजार भाव से ज्यादा की बात हो रही है क्या? देखिए, ये केवल जमीन के बदले कुछ पैसे पकड़ा देने की बात नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की बात है कि वो समुदाय किसी दूसरी जगह अपना संस्थान फिर से खड़ा कर सके। उनका जो शैक्षणिक उद्देश्य था वो खत्म ना हो। समझ गया। स्थापित करने का अधिकार तो समझ में आता है, लेकिन इस अधिकार का सबसे पेचीदा शब्द है प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एक शिक्षण संस्थान को चलाने में उन्हें कितनी आजादी मिलेगी? इस स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को लेकर तो अदालत के कमरों में दशकों तक बहस चली है। हाँ, बहुत लंबी बहसें हुई हैं। खास तौर पर अगर हम 2002 के टीएमए पई फाउंडेशन केस को देखें, 11 जजों की संवैधानिक पीठ का बैठना ये बताता है कि ये मुद्दा देश के कानूनी ढांचे के लिए कितना अहम था। बिल्कुल, टीएमए पई मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस मामले में मूल सवाल यही था कि क्या प्रशासन के अधिकार का मतलब पूरी तरह से अपनी मनमानी करना है? और कोर्ट ने क्या कहा? 11 जजों की पीठ ने इस पर बहुत ही बारीक फैसला दिया। न्यायालय ने अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने माना कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपना शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी बनाने, शिक्षकों की नियुक्ति करने और अपनी फीस तय करने की व्यापक स्वायत्तता है। लेकिन अगर ये स्वायत्तता निरंकुश हो जाए तो क्या होगा? मतलब? मेरा मतलब है, मान लीजिए एक अल्पसंख्यक समुदाय अपना एक मेडिकल कॉलेज खोलता है और वो पूरी तरह से बिना राज्य की मदद के चल रहा है। क्या वे इस ऑटोनॉमी के नाम पर प्रवेश परीक्षा में कम अंक लाने वाले अपने ही समुदाय के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं और उन मेधावी छात्रों को बाहर कर सकते हैं जो किसी और समुदाय से आते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रीय हित और शिक्षा की गुणवत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी ना। एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर तो जानलेवा हो सकता है। न्यायालय ने इस खतरे को बहुत स्पष्ट रूप से पहचाना था। टीएमए पई फैसले में जजों ने साफ किया कि स्वायत्तता शिक्षा के स्तर को गिराने का कोई लाइसेंस नहीं हो सकती। सही बात है। जब बात स्कूलों की होती है तो वहाँ स्वायत्तता का दायरा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बात उच्च शिक्षा की आती है, विशेषकर तकनीकी या पेशेवर शिक्षा जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो वहाँ योग्यता या मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आप मेरिट से समझौता नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। न्यायालय का तर्क यही था कि एक अयोग्य डॉक्टर या इंजीनियर पूरे समाज के लिए खतरा है, इसलिए व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए, भले ही वो संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही क्यों न चलाया जा रहा हो। यानी आप अपनी स्वायत्तता के अधिकार का इस्तेमाल उल्टे भेदभाव या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं कर सकते। जी। इसी श्रृंखला में मुझे पीए इनामदार केस याद आ रहा है, 2005 का। वहां अदालत ने साफ कर दिया
कि जो अल्पसंख्यक संस्थान राज्य से कोई आर्थिक सहायता नहीं ले रहे हैं, मतलब अनएडेड हैं, वहां राज्य अपनी आरक्षण नीति नहीं थोप सकता। ये तो एक बहुत बड़ी लकीर खींचने जैसा था। हाँ, और ये लकीर इसलिए खींची गई क्योंकि अगर कोई संस्था पूरी तरह से निजी संसाधनों से खड़ी की गई है तो राज्य उस पर अपना प्रशासनिक ढांचा नहीं थोप सकता। राज्य केवल तभी अपनी शर्तें रख सकता है जब वो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा हो। बिना सहायता वाले संस्थानों में राज्य की भूमिका केवल ये देखने तक सीमित है कि वहां कोई कुप्रबंधन या शोषण न हो रहा हो, जैसे कि कैपिटेशन फीस वसूलना या ऐसा कुछ। तो ये पूरी कानूनी वास्तुकला तो बहुत ही मजबूत और सोच समझकर बनाई गई लगती है। लेकिन जब हम इस पूरी इमारत की नींव की ओर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। वो क्या? हमने अनुच्छेद 30 की बात की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की इतनी डिटेल में बात की, लेकिन संविधान में एक ऐसा संज्ञानात्मक शून्य है, एक कॉग्निटिव वॉइड है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की ठोस परिभाषा दी ही नहीं गई है। हाँ, ये शायद भारतीय संविधान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी खेल के नियम तो बहुत विस्तार से लिख दिए, पेनल्टी क्या होगी, फाउल क्या होगा, सब लिख दिया, लेकिन ये लिखना ही भूल गए कि इस खेल में खेलने वाले खिलाड़ी कौन होंगे। ये तुलना एकदम सटीक है। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक अधिकारों का एक पूरा अध्याय लिख दिया, लेकिन ये तय करने का कोई पैमाना नहीं छोड़ा कि आखिर ये दर्जा मिलेगा किसे। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब संविधान में परिभाषा है ही नहीं, तो फिर इस शून्य को भरा कैसे गया? क्योंकि किसी न किसी को तो ये तय करना ही था कि कौन से समुदाय इन अनुच्छेदों के तहत अपना दावा पेश कर सकते हैं। इस शून्य को भरने के लिए आखिरकार संसद को आगे आना पड़ा। 1992 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया। अच्छा, 1992 में? जी। और इसी अधिनियम के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया। ये हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और सबसे आखिर में 2014 में जैन समुदाय को भी सूची में जोड़ा गया। ये तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गया। लेकिन अनुच्छेद 30 तो भाषाई अल्पसंख्यकों की भी बात करता है ना? और भाषा का मामला तो भारत में धर्म से भी ज्यादा पेचीदा है। यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे होता है? क्या इसके लिए भी कोई राष्ट्रीय सूची बनी है? नहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई राष्ट्रीय सूची काम कर ही नहीं सकती। इसका निर्धारण भौगोलिक आधार पर होता है। मतलब राज्य के हिसाब से? हाँ, एक भाषाई अल्पसंख्यक वो समूह है जिसकी मातृभाषा उस विशिष्ट राज्य की बहुसंख्यक भाषा से अलग है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में अगर कोई तमिल बोल रहा है या बंगाल में कोई ओडिया बोल रहा है तो वो भाषाई अल्पसंख्यक है। समझ गया। कई बार तो ये निर्धारण राज्य के भीतर किसी एक जिले या तहसील के स्तर पर भी किया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि 7वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 350B जोड़ा गया। और वो क्या करता है? वो भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसका काम ही इन समुदायों के हितों की निगरानी करना है। और मुझे लगता है कि यहीं से वर्तमान की सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस का जन्म होता है। आप उस PIL की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची है और दूसरी तरफ भाषाई अल्पसंख्यकों का राज्यवार निर्धारण। ये विरोधाभास तब सतह पर आ जाता है जब कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुसंख्यक है, लेकिन किसी एक राज्य में उसकी आबादी बहुत कम है। अगर हम आज के कानूनी परिदृश्य को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम जनहित याचिका पर चर्चा चल रही है और इस याचिका में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। हाँ, इस PIL का मुख्य तर्क यही है कि भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू समुदाय संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। राइट। अगर हम आंकड़े देखें तो लक्षद्वीप में उनकी आबादी महज 2.5% है, मिजोरम में लगभग 3.25%, नागालैंड में 9.5% और मेघालय में 11.5% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में भी वे संख्या के हिसाब से कम हैं।
तो याचिका की मुख्य मांग क्या है? याचिका में ये मांग उठाई गई है कि चूंकि इन विशिष्ट क्षेत्रों में ये समुदाय कम संख्या में है, इसलिए उन्हें यहाँ अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और अनुच्छेद 30 के तहत अपने शिक्षण संस्थान खोलने और अल्पसंख्यकों के लिए बनी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल लगता है। यानी भारत का एक नागरिक एक राज्य की सीमा पार करते ही बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन सकता है? अगर हम अल्पसंख्यक की अवधारणा के मूल दर्शन के मूल मंत्र पर जाएं, तो इसका उद्देश्य किसी समूह को बहुसंख्यक के दबदबे से बचाना है। बिल्कुल। अगर किसी राज्य में एक समुदाय केवल 2 या 3% है, तो वो स्थानीय स्तर पर तो कमजोर स्थिति में ही है ना? तो क्या याचिकाकर्ताओं की ये मांग जायज नहीं है? अगर हम केवल 1992 की उस राष्ट्रीय सूची को अंतिम सत्य मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तव में कम संख्या में हैं, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे। इस वैचारिक उलझन को सुलझाने के लिए ना हमें एक बार फिर टीएमए पई केस और उसके बाद 2005 के बाल पाटिल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ओर लौटना होगा। कोर्ट ने क्या कहा था इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण इस पर एकदम स्पष्ट है। न्यायालय ने कहा कि चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हों या धार्मिक अल्पसंख्यक, उनका निर्धारण पूरे भारत को एक इकाई मानकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्य को ही इकाई मतलब स्टेट वाइज यूनिट माना जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने राज्य को ही इकाई क्यों माना? इसके पीछे का कानूनी तर्क क्या था? इसके पीछे का तर्क हमारे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में छिपा है। देखिए, भाषा और संस्कृति का जो प्रभाव है ना, वो ज्यादातर राज्य की सीमाओं के भीतर काम करता है। राज्य सरकारों के पास अपने क्षेत्र की शिक्षा और प्रशासन को प्रभावित करने की ताकत होती है। शिक्षा तो समवर्ती सूची में है और राज्य के अपने बोर्ड्स भी होते हैं। बिल्कुल। इसलिए किसी समुदाय के अधिकारों के छीनने का खतरा या उनका अल्पसंख्यक होने का जो एहसास है, वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि उस राज्य के स्तर पर महसूस होता है जहां वो रह रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना स्पष्ट है कि राज्यवार दर्जा दिया जाना चाहिए, तो फिर ये विवाद अभी तक सुलझा क्यों नहीं? केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? क्या वो इस राज्यवार मॉडल का समर्थन करते हैं? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है वो काफी दिलचस्प है। केंद्र ने ये स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार की मोनोपोली नहीं है। अच्छा। हाँ, संविधान की समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकारों के पास भी ये पूरा अधिकार है कि वे अपने राज्य की सीमाओं और जनसांख्यिकी के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से राज्यों ने कभी इस शक्ति का इस्तेमाल किया है या ये बस एक कागजी अधिकार बनकर रह गया है? नहीं, राज्यों ने इसका बिल्कुल इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। ओके। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने भी राज्य के भीतर उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी जैसी भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अधिसूचित किया है। तो कानूनी और संवैधानिक स्थिति यही है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो वो अपने राज्य के आंकड़ों के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। इसमें कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर लाती है कि अनुच्छेद 29 और 30 कोई अलग थलग पड़े कानून नहीं है और ना ही ये किसी विशेष समूह को दिए गए कुछ एक्स्ट्रा विशेष अधिकार हैं। जी बिल्कुल। ये भारत की उस बुनियादी प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्कृति, कोई भी भाषा या लिपि, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बहुसंख्यक आबादी के शोर में दबकर खत्म न हो जाए। ये विविधता को बनाए रखने का एक बेहद जटिल लेकिन बहुत जरूरी कानूनी ढांचा है। आज हमने देखा कि कैसे न्यायालय स्वायत्तता और योग्यता के बीच एक फाइन बैलेंस बनाता है और कैसे अल्पसंख्यक होने की कानूनी परिभाषा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बीच एक रस्साकशी का विषय बनी हुई है। और देखिए, इस पूरी कानूनी संरचना को समझने के बाद ना एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। हमारा वर्तमान मॉडल पूरी तरह से भूगोल और राज्यों की सीमाओं पर आधारित है, लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग पढ़ाई, नौकरी और बेहतर मौकों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, एक अत्यधिक गतिशील या हाईली मोबाइल समाज बन गए हैं हम। बिल्कुल। और इसके साथ ही डिजिटल दुनिया में लोग अपनी भाषाई या सांस्कृतिक पहचान भौगोलिक सीमाओं से आज़ाद होकर बना रहे हैं।
ऐसे में भविष्य के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अल्पसंख्यक तय करने का ये भौगोलिक और राज्यवार मॉडल आने वाले दशकों में प्रासंगिक रह पाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक ऐसे समाज में जहां राज्य की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, हमें सांस्कृतिक पहचान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किसी बिल्कुल नए, शायद गैर भौगोलिक नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा विचार है जो सच में इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारी सांस्कृतिक पहचान महज जमीन के टुकड़ों से बंधी है या ये उस भूगोल से कहीं आगे की चीज है। क्या आने वाले समय में संविधान की व्याख्याओं को इस नए डिजिटल और गतिशील समाज के हिसाब से खुद को बदलना होगा? खैर, इसी खुले और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस कानूनी पहेली के विभिन्न पहलुओं ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।